हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज हम बात करेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल की। तो सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल दिया था जिसमें उन्होंने क्या कहा था। देखिए, हमें पता है जे थॉमसन के मॉडल में क्या था कि ये एक एटम है, ठीक है, इसमें थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है बीच बीच में थोड़े थोड़े, और बाकी यहाँ पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है इन द होल एटम। तो जे थॉमसन ने ये पिक्चर दी थी एक एटम की, लेकिन सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इस पिक्चर करके कहा कि नहीं, सारा पॉजिटिव चार्ज ऐसे नहीं फैला हुआ, वो एक छोटे से डेंस कोर से में बंद है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब ही कोर होता है। और देखा यहाँ रैंडमली फिर नेगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए हैं इन नो स्पेसिफिक ऑर्डर, और वो अपने ही उस पे चक्कर काटते रहते हैं न्यूक्लियस के। ठीक है, तो ये दी थी सर रदरफोर्ड ने एक एटम की पिक्चर कि हाँ, एटम ऐसा है जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो एक छोटे से एरिया में वो है, हम कह सकते हैं एक छोटे से एरिया में सारा फ्यूज किया हुआ है। तो उन्होंने क्या किया था, देखिए ये है एक अल्फा पार्टिकल एमिटर। अल्फा पार्टिकल होता है वी नो हीलियम 2 पॉजिटिव न्यूक्लियस, मतलब दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। कितना पॉजिटिव चार्ज? 2 प्लस 2 प्लस इतना पॉजिटिव चार्ज, 2 प्लस का पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, यहां से अल्फा पार्टिकल्स की बीम निकली यहाँ पे क्या है, ये गोल्ड फॉइल। अब गोल्ड फॉइल क्यों है? क्योंकि गोल्ड फॉइल जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके न्यूक्लियस वो हैवी होता है, उसका न्यूक्लियस। सेकेंड ऑफ ऑल हमें पता है गोल्ड जो होता है बहुत ही ज्यादा मेलिएबल होता है। मेलिएबल क्या होता है? मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि उससे आप एक पतली सी शीट बना सकते हैं बहुत इजी। हम तो एक बहुत आसानी से हमें एक ऐसी गोल्ड फॉइल मिल सकती है जो जिसकी थिकनेस हो बस कुछ एटम्स की, 2-3 एटम्स तक की थिकनेस वाली गोल्ड फॉइल मिल सकती है। इसीलिए हमने गोल्ड की फॉइल ली है, बिकॉज ऑफ इट्स हैवी न्यूक्लियस एंड हाई मेलिएबिलिटी। अब ये हमने क्या आसपास लगा, हमने आसपास एक स्क्रीन रखी है जिसपे हमने जिंक सल्फाइड की कोटिंग की है। अब ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग क्यों है? जिंक सल्फाइड ट्रांसपेरेंट होता है और फ्लोरेसेंट होता है, मतलब जब इस पे अल्फा पार्टिकल की बीम पड़ेगी तो ये आपको अलग से एरिया दिख जाएगा, यहाँ पे एक डॉट सा बन जाएगा कि हाँ, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की जो रे थी या बीम थी वो गिरी थी। इन डॉट्स पे बेस्ड अब सर रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्वेशंस की? सबसे पहले तो उन्होंने नोटिस किया दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास अनडिफ्लेक्टेड, मतलब जैसे ही जा रहे थे वैसे ही चले गए। दूसरा उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दूसरा उन्होंने ऑब्जर्व किया कि some of the alpha particles were deflected at small angles। थोड़े से एंगल्स पे थोड़े अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, जैसे ऐसे जा रहे थे अल्फा पार्टिकल्स, ऐसे चले गए, ऐसे चले गए, ऐसे चले गए, ऐसे चले गए। तीसरा पॉइंट है वेरी फ्यू, कितने? 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ, रिट्रीटेड, मतलब ये गोल्ड फॉइल यहाँ आए अल्फा पार्टिकल ऐसे ही वापस चले। तो क्या हुआ, पहला केस, अब हम पहला क्या बताता है, मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स गए अनडिफ्लेक्टेड, जैसे ये है, ठीक है। अब आप इस येलो वाले एग्जाम डायग्राम पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है इस वाले डायग्राम में। ये वाला जो अल्फा पार्ट, ये यहाँ से जो जा रहा है अल्फा पार्टिकल वो सीधा सीधा जा रहा है, कोई चेंज नहीं है डायरेक्शन में। ये वाला जो जा रहा है इसमें कोई चेंज नहीं है डायरेक्शन में। इन दोनों में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, तो इससे क्या पता चला? अब देखिए, अगर जे थॉमसन की थ्योरी सही होती है, पूरा पॉजिटिव चार्ज से भरा होता, तो अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, He2 पॉजिटिव,
तो यहाँ पे पॉजिटिव से रिपल्शन होनी चाहिए थी और पूरे को वापस ऐसे चले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया। ठीक है, इससे क्या कंक्लूजन आया कि मोस्ट ऑफ द एटम, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, जो मेजॉरिटी एटम है वो खाली जगह है, बस स्पेस है, कुछ नहीं है उसमें। फिर हमें पता चला कि अच्छा थोड़े से ही जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनको माइनर डिफ्लेक्शंस हुई, जैसे ये वाला गया, ठीक है, सॉरी ये वाला गया था जैसे, अब ये वाला, सॉरी हाँ, तो ये वाला अल्फा पार्टिकल था देखो ऐसे गया और ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, ये वाला ज्यादा पास चला गया, तो कैसे जाता ना तो बस ऐसे हो जाता, कोई ऐसे जाता, पास ज्यादा पास से कोई निकल जाए ना, देखो क्या आता है, ये वाला निकल गया ना ज्यादा पास, ऐसे चला जाएगा, क्योंकि ये ना न्यूक्लियस से देखिए रिपेल हो जाएगा, तो ये क्या ट्राई करेगा कि न्यूक्लियस जितनी दूर जा सकता है जाए, ठीक है, यहां से आ रहा है, ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया, जितना पास जाएगा न्यूक्लियस के उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन हो। लेकिन अगर थोड़े से ही अल्फा पार्टिकल्स गए थे तो मतलब एटम इज, तो मतलब एक सेकेंड, स्मॉल एंगल था, इसका क्या मतलब हुआ कि एटम की न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, न्यूक्लियस बहुत छोटा है, तभी तो थोड़ी सी रेज रिफ्लेक्ट हुई। चौथा है फॉर फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रिट्रीटेड, वापस चले गए, से एक ऐसे आया ना अल्फा पार्टिकल, दिखाती हूँ, एक अल्फा पार्टिकल अगर ऐसे आया, ऐसे आया ना अल्फा पार्टिकल, तो ऐसे ही वापस चला गया उसी रास्ते पे, मतलब कोलाइड किया और वापस गया। ऐसा कब हुआ होगा, अगर ये बिल्कुल पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ अगर कोलाइड होगा तो ही वापस जाएगा, विच प्रूव्स कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। अच्छा, कई बार हम सोचते हैं कि हमें तो पता है रदरफोर्ड की थ्योरी गलत है, हमें तो पता है कि ये थ्योरी गलत है, आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन जो हम ये बोर्स थ्योरी पढ़ते हैं वो भी गलत है, अल्टीमेटली श्रोडिंगर्स इक्वेशन होती है ना, उसको हम एंड में करते हैं, तब हम करते हैं। हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, वो भी गलत है, इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर है, पार्टिकल भी है और ऐसे ऐसे वेव भी है। लेकिन तो आप सोच रहे हो कि अगर गलत है ऐसा तो हम पढ़ते क्यों आ रहे हैं, क्योंकि किसी भी थ्योरी को गलत प्रूव करने के लिए हमें पहले उस थ्योरी को पढ़ना होगा अच्छे से, किसी थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें ड्रॉबैक्स निकालेंगे। साइंटिस्ट को अगर पता भी था थ्योरी गलत तो भी वो पढ़ते थे, ताकि उन्हें पता चलता था अच्छा ये इसमें गलती है, हम जब थ्योरी देखें तो इस गलती को हमें रिजॉल्व करना है, और इसने ये मेजर गलती नहीं की है जो कर सकता था, तो वो हमें भी नहीं करनी है। किसी थ्योरी को रॉन्ग प्रूव करने से पहले उसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए हम इन थ्योरीज को पढ़ते हैं। फाइनली हम खत्म करेंगे एक श्रोडिंगर्स इक्वेशन से। श्रोडिंगर्स बुरा मत मानिएगा मैं से कह रही हूँ, बट ही वाज अ इंसेन टाइप ऑफ पर्सन, पागल सा बंदा था। उसने एक श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, आपने शायद सुना होगा। कैट है, एक बॉक्स था, बॉक्स में कैट है, डेडली गैस है। अब कैट जिंदा है या मरी हुई है वो तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम डब्बा खोलते नहीं, तो कैट कैन बी डेड, कैट कैन बी लाइव, एट द मोमेंट कैट इज डेड एंड अलाइव, उसके हिसाब से लोगों ने कहा पागल बंदा है, बिल्ली जिंदा और मरी सेम टाइम पे कैसे हो सकती है, दिमाग खराब है, पागल बंदा है। अल्टीमेटली अब लोग उसी एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट करते हैं और उसी एक्सपेरिमेंट से काफी सारी चीजें निकालते हैं। तो अल्टीमेटली हम श्रोडिंगर्स इक्वेशन से खत्म करेंगे, बट उसके बाद भी थ्योरीज आती रहेंगी। सो एनीवेज अब हमने क्या डिराइव किया, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, अब इसके बेसिस पे हमने क्या बना, एटम है, ठीक है, अब हमें क्या, मोस्ट ऑफ इट इज एम्प्टी स्पेस, को खुला छोड़ दो। फिर द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, ठीक है, छोटा सा एक न्यूक्लियस बना देती हूँ मैं बीच में, इतना भी नहीं होता है एक्चुअली, बहुत ही छोटा होता है, लेकिन थोड़ा सा कि दिख जाए, मैं ऐसे बना रही, ठीक है, एंड इट बिल्कुल एटम के सेंटर में है न्यूक्लियस। फिर न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, मतलब एटम का जितना पॉजिटिव चार्ज है वैसे फैला नहीं हुआ, जितना भी है सारा उसमें है, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है फैला नहीं हुआ, सारा इसके अंदर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उसके तो दिस इज पॉजिटिवली चार्ज,
और इसका आपको शायद साइज पता होना चाहिए, दिस इज 10 to the power -5 टाइम्स स्मॉलर देन एटम। मतलब आप कह सकते हो एक एटम से ये 1,00,000 टाइम्स छोटा है। जैसे अगर एक एटम फुटबॉल स्टेडियम है ना, बड़ा सा फुटबॉल स्टेडियम, तो उसके अंदर न्यूक्लियस एक ग्रेप है या फिर एक मार्बल है, ऐसा कंपैरिजन होता है। लेकिन फिर भी न्यूक्लियस जो है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स टू 98% मास ऑफ द एटम। एटम का जितना भी मास है उसका 98 to 99% जो है वो न्यूक्लियस कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही घूम रहे हैं, ऐसे रैंडमली कहीं भी घूम रहे हैं, रैंडम पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी है। तो इसमें अब गलती क्या हुई, देखिए इसका एक मेजर ड्रॉबैक है। एक आपने शायद मैक्सवेल इक्वेशन सुनी होगी। सो उसमें क्या है कि जैसे ये एटम है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ये घूम रहा है ना इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो क्या होगा, ऐसे घूमा। अब रदरफोर्ड ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है, नो प्रॉब्लम, राइट, ऐसे है ऐसे घूम रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन एक्चुअली में क्या होगा, धीरे धीरे एनर्जी लूज करता रहेगा। अगर ये एनर्जी लूज करता रहा तो क्या होगा, धीरे धीरे ये एनर्जी लूज करता रहेगा तो न्यूक्लियस के पास आता रहेगा। न्यूक्लियस के पास आता रहेगा तो अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम आएगा जब ये न्यूक्लियस में के गिर गया। जब ये गिर गया तो क्या हुआ, एटम कोलैप्स, बूम, खत्म। इलेक्ट्रॉन है, घूम रहा है, अच्छा खासा घूम रहा है, एनर्जी रेडिएट करनी शुरू की, लूज करनी शुरू की, लॉलीपॉप की तरह घूमने लगा, अंदर आने लगा, वर्लपूल में अंदर रहता है, आ रहा है एंड और न्यूक्लियस में गिर गया एंड बूम, खत्म एटम, कोलैप्स। नील बोहर ने प्रेडिक्ट किया कि should this be correct, तो an atom should collapse in 10 to the power -8 seconds। ये मेरे हाथ में पेन है ना, पेन में भी एटम्स है। अगर रदरफोर्ड की थ्योरी सही होती तो अगले 10 टू द पावर -8 सेकंड्स में इसे कोलैप्स कर जाना चाहिए। 10 to the power -6 से ज्यादा ही हो गया, it's still here, which proves this is a major drawback in Rutherford's theory कि उन्होंने कहा था उनकी थ्योरी के हिसाब से an atom should collapse in 10 to the power -8 seconds। अगर हम इस पे लगाते हैं मैक्सवेल्स थ्योरी, तो मैक्सवेल बिल्कुल सही बंदा है, उसकी थ्योरी बिल्कुल सही है, उसने तो इस पर्पस के लिए बनाई भी नहीं थी थ्योरी। लेकिन जब इसी थ्योरी को आप अप्लाई करो, इलेक्ट्रॉन घूम रहे, दिमाग लो, अगर घूम रहा है सर्कुलर मोशन में तो एनर्जी रेडिएट करेगा, एमिट करेगा, तो दम 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 न्यूक्लियस की तरफ गिरने लगा, गिर गया, न्यूक्लियस में आ गिर गया, बूम, खत्म एटम, खत्म, सब खत्म। कितनी देर में, 10 to the power -8 सेकंड्स की टाइम में। वी नो वेरी वेल दैट इज नॉट हैपनिंग, व्हिच मींस रदरफोर्ड की थ्योरी गलत है। अगर हम अब दूसरे ड्रॉबैक्स की बात करें तो अब सेकेंड थिंग वॉज, मान लो ये ओवरकम भी हो गया, विच इज हाईली इम्पॉसिबल, ओवरकम हो गया, ठीक है। अब ये एटम है, अब मैं आपको अगला बताती हूँ, ये एटम है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक अगर कोई फिक्स ऑर्बिट नहीं है, कोई फिक्स एनर्जी लेवल नहीं है जिसमें घूमेगा, तो हाउ डू वी नो कि ऐसा नहीं है कि अच्छा मैं अच्छा एक काम करता हूँ, मैं पहले ऐसे घूम लेता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, एक बार ऐसे चक्कर काट लिया, नया थोड़ा सा रूट ट्राई करना है, अब एक चक्कर थोड़ा सा ऐसे काट लेते हैं, फिर अब एक ये रूट ट्राई कर लिया, अब एक चक्कर थोड़ा सा ऐसे काट लेते हैं, ये रूट एक बार ट्राई कर लिया, ठीक है, अब एक चक्कर थोड़ा सा ऐसे जाके काट लेते हैं, ये रूट एक बार ट्राई कर लिया, तो एक बार एक नए टेंजेंट पे चले जाते हैं, बिल्कुल ही ऐसे होके आ जाते हैं, लंबा रास्ता, बाहर नहीं जा रहा। अच्छा, ये भी एक बार ट्राई कर लिया, कोई ना, यहाँ पे थे ना, एक काम करते हैं, पहले यहाँ आते हैं ऑर्बिट में, फिर इस ऑर्बिट में कूदी मारता हूँ, इस ऑर्बिट में कूदी मारते हैं, 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 इस ऑर्बिट में आता है, यहाँ थोड़ा सा घूम के आते हैं। अब ऐसा क्या है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं घूमेगा, एक मैंने उसे डिफाइन करके दे दिया कि नहीं इसी में घूमना है तो इसी में घूमेगा, ऐसा कुछ नहीं है जो उसकी एनर्जी को डिफाइन कर रहा है। कभी जैसे अच्छा ये ऐसा रूट ट्राई करते हैं, कभी ये रूट ट्राई करते हैं, देयर इज नथिंग टू मेंटेन इट्स ऑर्बिट में। अगर ये प्रॉब्लम ना भी होती तो अपनी ऑर्बिट को मेंटेन कैसे करेगा, एक मेजर प्रॉब्लम ये भी आती है
कि ठीक है, मान लो ये ओवरकम हो गया, मान लो इलेक्ट्रॉन नहीं गिर रहा, मान लो एटम कोलैप्स नहीं हो रहा, जो नहीं होगा, ठीक है, तो ये हमें कैसे पता कि वो ऐसे ऐसे घूम नहीं रहा है? और अगर ऐसे ऐसे घूमने लग जाए ना आपका, तो ऑर्बिट स्टेबल नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन जो है वन सेकेंड एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर फिक्स ऑर्बिट है ना, चलो कभी ऐसे घुमाते हैं, कभी ऐसे घुमाते हैं, कभी आते हैं, कभी हो जाते हैं, अगर ऐसा होगा तो आपकी ऑर्बिट स्टेबल नहीं होगी, एटम स्टेबल नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये दो मेजर ड्रॉबैक है। तो ऑर्बिट कैसे मेंटेन करेगा, और एक है मैक्सवेल थ्योरी। मैक्सवेल थ्योरी बिल्कुल सही है, उसमें गलत कुछ नहीं है, बिकॉज दैट इज प्योरली फिजिक्स बेस्ड। ठीक है, और उसमें कोई गलती नहीं निकली, इट इज वेरी करेक्ट। ठीक है, तो एक तो ये ड्रॉबैक है, ये एक ड्रॉबैक है कि ऑर्बिट मेंटेन कैसे करेगा, क्योंकि अगर एटम ऐसे हो गया ना, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया, नहीं, ये रूट ट्राई कर ले, यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ घूम के आते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे 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 घूम के आते हैं, फिर ऐसे घूम के आते हैं, फिर ऐसे घूम के आते हैं, तो फिर आपका ना ऑर्बिट स्टेबल होगी ना इलेक्ट्रॉन स्टेबल होगा, बूम, एटम कोलैप्स, गया एटम। ठीक है, तो ये दो मेजर डिसएडवांटेजेस थी रदरफोर्ड मॉडल की, ये थोड़ा सा, ये ऑब्जर्वेशन जो पता चली थी। दिस वाज द डायग्राम। ठीक है, अगर जे थॉमसन का मॉडल चलता ना, तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन जा ऐसे रही थी विच मेंट की ऐसे है। अब भी क्या गलती है कि वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे फैल रहा है, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, नथिंग टू मेंटेन दी ऑर्बिट, एज वेल एज नथिंग नथिंग टू क्या कहते हैं, ना ऑर्बिट मेंटेन करने को कुछ है, और ना ही वो मेंटेन करने को कुछ है कि एट न्यूक्लियस में गिर के कोलैप्स नहीं। ठीक है, तो हमने देख लिया क्या है रदरफोर्ड की थ्योरी। I hope it is clear. That was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.